नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आसमान छू चुके सब्जी और फलों के दामों के से आम लोगों का जीना मुहाल है। फल के बगैर शायद गरीब आदमी गुजारा कर भी ले, लेकिन अगर सब्जी भी नहीं खाएगा तो आखिर कैसे जिएगा। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बीच ऐलान किया है कि फल और सब्जियों को उन कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि APMC एक्ट में आती हैं। और कम से कम ये काम जाहिर है उनके हाथ में यही है कि कांग्रेस जो रूल स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां पर ऐसा हो सकेगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है उसको भी कई लोग इस बात का दबाव बना रहे हैं कि इसमें तब्दीली की जाए जो APMC एक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली में, खासकर तमाम राज्यों के अलावा, महंगाई, भ्रष्टाचार। और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा और वो जीते भी। और आम आदमी के फिलहाल काफी दबाव है उनके ऊपर। उनसे भी हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिलहाल ये संभव हो पाएगा दिल्ली में। कई खास मेहमानों के जरिए इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर APMC है क्या, क्यों जरूरत है इसमें तब्दीली की, और साथ साथ किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। क्या वाकई जो फल और सब्जियों के दाम हैं वो घट भी सकते हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मेरे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के, हरवीर सिंह हैं सीनियर एडिटर बिजनेस एंड इकोनॉमी अमर उजाला अखबार के, और विकास सिंह फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे साथ, और साथ ही दिलीप कुमार पांडे भी हैं, लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कपिल मिश्रा इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है, माफी चाहती हूँ आपसे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्णवीर जी, ये मामला हम जानते हैं कि जब से भारत को एक सोशलिस्ट समाज कहा जाता था तब से ये APMC एक्ट जो है वो लागू है, और किस तरह से एक पूरे रैकेट के तौर पर पिछले कुछ सालों में तब्दील हुआ है ये। इस पर सोचने में इतनी देर लगाना, आपको लगता है कि इसी ने इतना डैमेज किया है कि सब्जियों के और फलों के दाम इस हद तक आगे आ पहुंचे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि किसान अपना सब्जी और फल तोड़ने के बाद मंडी में लेकर आता है। जो APMC एक्ट में मंडियों की व्यवस्था बनाई गई थी वो चीजें हाथ से निकल गई हैं। अगर कानूनी दृष्टि से हम देखें तो उसमें व्यवस्था कानूनी तरीके से अगर स्वीकार की जाए, उसको अपनाया जाता तो ठीक था। लेकिन हो क्या गया कि जो थोक की मंडियां हैं उसमें जो बड़े आड़ती हैं इन्होंने इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और ये बहुत बड़े रैकेट हो गए हैं। चाहे वो दिल्ली की आजादपुर मंडी हो या देश के किसी भी शहर की मंडी हो, इस तरीके से ये चीजें बहुत ही नुकसानदायक है। और जो दाम आज बढ़ रहे हैं, बेतहाशा बढ़ रहे हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से, बिचौलिए और जो कमीशन एजेंट्स हैं इनकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि जो कॉस्ट है यानी जो कीमत है वो 40% ही शायद किसान तक पहुंचती है, और 60% इन ये बीच वाले लोग जिन्हें हम बिचौलिए आप कह रहे हैं या मिडिल मैन इनको हम कह लें, उनके थ्रू चले जाते हैं पैसे इतने। हाँ, ये सही बात है कि जो 40% की बात आपने कही है, किसान को 40% ही पैसा मिलता है। उसके बाद जो ऑक्शन करता है वो अपना पैसा बीच में खाता है। उसके बाद बीच में दूसरे लोगों को भी जो देता है वो सब्जी और फल खरीद के ले जाते हैं, और फिर वो रिटेलर के पास जाता है। ये व्यवस्था इस तरीके से। दोष ये रहा, यदि हम व्यवस्था को देखें तो पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए नेफेड जैसी संस्था को खड़ा किया था। नेफेड का काम यह था कि सब्जी और फलों की प्रोक्योरमेंट करे कोऑपरेटिव सेक्टर में, उसको आगे बढ़ाए। उसके बाद सफल जो डेयरी का है, NDDB का है, सफल भी वही प्रोजेक्ट था लगभग, और सफल ने भी काम शुरू किया और मदर डेयरी ने सब्जी और फलों को मुहैया करना शुरू किया। लेकिन इस देश में जो सहकारी आंदोलन का रूप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बाजार किसानों के हाथ में नहीं है, कोऑपरेटिव मूवमेंट में कामयाबी नहीं मिली। जो NDDB की बात है वो उस तरीके से फैला नहीं पाए। हमको किसी भी तरीके से इसको इतना फ्री नहीं करना चाहिए कि ये कारपोरेट के हवाले कर दे। अभी तो छोटे छोटे लुटेरों के हाथ में था और बड़े मगरमच्छों के हाथ में चला गया, तो और दिक्कत है। तो मेरा ये मानना है कि NDDB को और नेफेड, ये जो दो संस्थाएं हैं ऑलरेडी, इनको ब्लॉक लेवल पर इनकी जिम्मेदारी तय करे सरकार, और इनका इंटरफेरेंस रहना चाहिए। और एक फिक्स और क्या कुछ होना चाहिए, हम जरूर चर्चा करेंगे। कानूनी पहलू प्रतिशत जो है मुनाफे का तय कर दें कि ये इन संस्थाओं का। बिल्कुल, कानूनी पहलू भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये कमिटीज हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट जो है, इसमें किस तरह की बदलाव की जरूरत पड़ेगी। विकास सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है जो समाजवादी सोशलिस्ट भारत जो कहा जाता है उस दौर में ये शुरुआत हुई, और अब आके इसका जिस तरह का एक रैकेट के तौर पर सामने आ रहा है, हमें किस तरह से बदलाव किया जाएगा कानून में, और क्या ये आसान है?
देखिए, कानून जब भी बनता है तो कानून का संशोधन होना चाहिए समय के साथ। अब ये जो जितने भी एग्रीकल्चरल मार्केट प्रोड्यूस एक्ट जो स्टेट्स में बनाए, ये अराउंड 60s में बने हैं, 1960s के आसपास इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को। उस समय ये पाया गया कि जो मनी लेंडर्स हैं, वो मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट करते थे एग्रीकल्चरिस्ट को, कि जब उसको बीज खरीदना है या उसको पैसे की जरूरत है तो उससे जो उसका प्रोड्यूस है पहले ही लिखवा लेते थे और उनको फिर औने पौने दाम देकर के उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले लेते थे। तो इस मनी लेंडर के इन्वॉल्वमेंट में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको कर्ब करने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट 60s का है। 60s के बाद कितनी नई चीजें आ गई हैं, कितना एक टेक्नोलॉजी में कितना अपग्रेडेशन हो गया है। एक फार्मर के पास भी आज के दिन मोबाइल फोन है। अब इस तरह के एक्ट को आज के दिन चलाना, हुआ क्या है, मनी लेंडर को तो आपने शुरू में बाहर कर दिया जी। लेकिन अब दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट घुस गए। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो चूंकि उसमें फार्मर के पास, और इंडिया में भी है भी नहीं, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बहुत कम है इस कंट्री में। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होता है इस तरह का, खास करके पेरिशेबल कमोडिटी का, तो फार्मर के पास ये प्रोस्पेक्ट नहीं है कि वो कुछ दिन उसको होल्ड कर सके या बेटर प्राइस मिले तब बेचे। उसको तो जिस दिन तोड़ना है उसी दिन, अगर उसको या विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज अगर नहीं बेचेगा तो उसका प्रोड्यूस ऐसे ही वो पेरिश करने लगेगा। तो इसलिए जो एपीएमसी एक्ट जो होना चाहिए सिर्फ आज के दिन सिर्फ सीरियल्स के लिए, बिकॉज सीरियल्स में क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर ऑफ दिस कमोडिटी। तो उसमें क्या है, मिडिलमैन इतने घुस गए हैं और सरकार ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने, आज के दिन में 16 या 18 स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट को संशोधन करके उसमें ये नई चीज को उन्होंने उसमें ले आए हैं कि हाँ, अब एग्रीकल्चरिस्ट डायरेक्टली दे सकता है अपने प्रोड्यूस को बाहर। लेकिन बाकी स्टेट जहां खास करके कांग्रेस रूल स्टेट में अभी तक ये संशोधन नहीं हुआ है, जिसका रिजल्ट ये है कि वहां पर जो है, इवन दिल्ली में भी जो है वो मिडिलमैन का इतना जबरदस्त नेक्सस है कि एग्रीकल्चरिस्ट को तो औने पौने दाम दे देते हैं, फिर वो मिडिल में मार्जिन रख करके कंज्यूमर भी नुकसान में है और एग्रीकल्चरिस्ट भी नुकसान में है। विकास सिंह और ये फायदा सिर्फ मिडिलमैन ले जा रहे हैं। मिडिलमैन को है, बिचौलियों को फायदा है। विकास सिंह जी, अगर इसमें स्टेट और सेंटर के रिश्ते को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अक्सर ये बताया जाता है कि अक्सर जो महंगाई की बात है वो दरअसल केंद्र से चलते हुए राज्यों में पहुंच रही है और कभी कभी राज्य सरकार ने अपने को काफी हेल्पलेस या मजबूर भी बताती है। और अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसे में किस तरह से केंद्र क्या कोई भूमिका निभा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र के तौर पर ऐसी कोई कमान संभाली जाए, ऐसे कोई चीज की जाए जिससे सब्जियों और फलों के दाम या फिर और भी जो चीजें महंगी हैं उनमें से कुछ कोई दखल दे सके केंद्र सरकार? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये एकदम स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा। 2003 में एक मॉडल लॉ सेंटर ने बना करके सारे स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था कि इस मॉडल लॉ को आप अपनाएं या अपने लोकल लेवल पे कोई अगर आपको तब्दीली करनी है तो तब्दीली करके इसको इंप्लीमेंट करें। उस मॉडल लॉ को कांग्रेस रूल स्टेट ने ही अप्लाई नहीं किया है। अब कांग्रेस आज के दिन में सेंटर में तो 10 साल से तो है ही सरकार में, तो कांग्रेस के जो रूल स्टेट है और सेंटर का ही बनाया हुआ मॉडल लॉ, उसको कांग्रेस रूल स्टेट्स ने आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया। अब राहुल गांधी अब देख रहे हैं कि हाँ, अब तो पब्लिक जो है का एंगर बहुत बढ़ रहा है, प्राइसेस भी इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब वो अपने जाते जाते अब ये चाह रहे हैं इसको चेंज लाना। लेकिन ये तो उनको बहुत पहले लाना चाहिए था। अगर आज के दिन लेजिस्लेटर्स अपना काम करें और सही समय पर सही जो कानूनी बदलाव लाना चाहिए उसको लाएं, तो इस तरह का प्रॉब्लम आम आदमी को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप बताइए, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर उसके पास अगर ऑप्शन ही नहीं है कि उसको बेचना ही मंडी के थ्रू है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, और वो डायरेक्ट अब क्या है, आज के दिन देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे ये है मैकडॉनल्ड्स हैं, ये सब चाहते हैं कि इनका अलग, इनके पास एक्सक्लूसिवली फार्म हो जहां से इनको आलू मिले और वहां वो सारी फाइनेंशियल फैसिलिटी देने को तैयार है। लेकिन जिस स्टेट में कानून का बदलाव नहीं हुआ है वहां पर वो जा ही नहीं सकते हैं, वो उसी स्टेट में जा सकते हैं जहां पर की कानून का बदलाव हुआ है। तो वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी देते हैं, सही रेगुलेशन भी देते हैं। और कानून के अलावा जो बहुत
बहुत ही व्यवहारिक पहलू है वो भी समझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। कपिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कपिल मिश्रा, आपके ऊपर काफी दबाव है, जनता की उम्मीदें हैं, कुछ शायद व्यवहारिक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी खरा उतरना होगा। क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? राहुल गांधी ने फिलहाल कर दिखाया है, ये बात सही है जो विकास सिंह कह रहे थे कि जो मॉडल की बात थी, मॉडल एपीएमसी बिल था, उनको उनकी राज्य सरकारों ने नहीं माना, लेकिन फिलहाल जब मामला बिल्कुल सर से पानी जब उतर चुका है तब जाके कम से कम उन्होंने कदम उठाया है। आप क्या पहले करेंगे इस काम को? इसमें दो चीजें हैं। मॉडल एपीएमसी एक्ट तो एक पहलू है, लेकिन जैसा चौधरी साहब भी जानते हैं और हम लोग भी बरसों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आखिर ये किसान मजबूर क्यों हो जाता है सस्ते में बेचने को? उसके पास नेगोशिएशन की पावर नहीं है। तो स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप जहां इंपॉर्टेंट है, वहां पर ही किसान और बाजार का आपस में क्या संबंध है। किसान के पास नेगोशिएशन की पावर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या वो स्टोरेज कर सकता है? क्या वो वैल्यू एडिशन कर सकता है? क्या वहां पर कोऑपरेटिव्स की कोई भूमिका हो सकती है? इसमें एक आशा नामक संस्था है और किसान स्वराज का एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक मिनिमम इनकम गारंटी हो किसान के लिए, और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर हो कि डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट्स में, कोई एक ऐसी बड़ी कॉर्पोरेट ताकत भी नहीं आ जाए जो पूरी की पूरी मार्केट में मोनोपोली कर ले, और किसानों का अपना समूह रहे जो सरकार से और बाजार से नेगोशिएट कर सके और उपभोक्ता को भी अच्छी कीमत में, उचित कीमत में, डाइवर्सिटी के साथ सुरक्षित फल और सब्जी मिल सके। तो मेरे को लगता है कि हमारी पार्टी तो उस दिशा में सोच रही है, और किसान स्वराज ही इसका एक ऐसा मॉडल है जो मुझे लगता है कि सही दिशा है भविष्य की। उसमें ये जो पुराने कानून हैं उनमें तो परिवर्तन होना ही चाहिए, लेकिन किसान की समझते हुए और किसान की ताकत को बढ़ाना वो भी एक उद्देश्य रहेगा जरूर। तो यानी कपिल मिश्रा, आपकी आम आदमी की जो कैटेगरी है उसमें किसान भी आ रहा है, और आम आदमी तो जाहिर है ही, और गरीब आदमी भी जितने आम आदमी की तरह झेल रहा है, चीजों को बर्दाश्त कर रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि आप जरूर अच्छे कदम उठाएंगे, लेकिन आपकी रणनीति हम समझना चाहते हैं आखिर की। हम जानते हैं कि शीला दीक्षित सरकार दिल्ली में 15 साल से वो रही, बहुत तजुर्बेकार थी शीला दीक्षित, और वो भी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसा लगता है कि शायद सरकार के, खुद राज्य सरकार के दायरे से भी बाहर निकल गई हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि नेक्सस जो है वो बहुत मजबूत है और ये लॉबीज जो है इस सरकार तक को प्रभावित कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो कई बार देखा गया है कि मंडियों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका शायद वेस्टेड इंटरेस्ट है इस बात में कि चीजों को स्टॉक किया जाए, चीजों के दाम बढ़ाए जाएं, उपभोक्ता तक देर से पहुंचे, डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट किया जाए। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली में और देश में बाकी जगह कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उसको भी देखना है, और कंज्यूमर की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और खासकर किसान की, क्या अंत में किसान को क्या मिलता है उसको भी देखना है। तो इस नेक्सस को तो तोड़ना ही होगा, इन वेस्टेड इंटरेस्ट को तो हटाना ही होगा और इनको एक्सपोज करना होगा। तो आम आदमी पार्टी उसके लिए कमिटेड है, और हम लोगों के पास एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस विषय पर हमें राय दे रहे हैं, जिनकी राय हम लोग सुन रहे हैं। अब बहुत जल्दी से दिल्ली में कम से कम मंडियों के मैनेजमेंट में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद हम ये करते हैं। कई और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हरवीर जी की तरफ जरूर मैं जाना चाहूंगी। हरवीर जी, ये बताइए कि फिलहाल अगर ये मान लें कि सब्जियों के और फलों के दाम अगर नीचे आ सकते हैं, अगर माना ये ख्वाब अगर सच होता भी है, और ये सिर्फ फिलहाल जो ऐलान हुआ है ये कांग्रेस शासित राज्यों की बात है, लेकिन इसमें फिर दूसरे प्रोडक्ट्स का क्या वाकई इन दोनों से ही सिर्फ हम महंगाई पर काबू पा सकेंगे? देखिए, एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि एपीएमसी में सारी खामियां हैं। और एपीएमसी जब बनाया गया उसके पहले क्या हाल था, और अभी भी एपीएमसी की दरकार है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं चाहिए, जो नियो लिबरल है उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक वेन्यू, एक ऐसी जगह किसान को आप नहीं देंगे जहां वो अपना प्रोड्यूस लेकर के आए और वहां कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पे उसके उत्पाद का दाम लगे, तो उसके खेत पर अगर आप अलाउ कर देंगे सबको जाने को, तो उसको तो यही नहीं पता कि बगल के गांव में क्या हो रहा है, दाम क्या है। ये सब अभी तो बड़ा दिखावा है कि साहब मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि रेट ही अपडेट नहीं होते। भारत सरकार ने कोशिश की थी कुछ 2100 मंडियों को लाइव करने की कि सारे रेट्स किस जगह कहाँ चल रहे हैं, जिससे कि लोग जान सके, वो नहीं हो। मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन भी आने लगी। वही उसके अलावा जो है, ये एक्चुअली थोड़ा सा ड्राइंग रूम डिस्कशन ज्यादा अच्छा लगता है इसमें, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कितनी दूर अपना प्रोड्यूस लेकर के आ सकता है। और ये जो सो कॉल्ड कह रहे हैं कि मार्केट जो मल्टीनेशनल है, ये हमारी डोमेस्टिक कंपनियां भी हैं, ये भी दिल्ली से अगर 200-400 किलोमीटर दूर जाने की जब आप बात करेंगे, वहां पर सड़क अच्छी है नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है नहीं है, वहां तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, किससे नेगोशिएट करेंगे? बल्क बाइंग चाहिए आपको बड़े ट्रेड के लिए। दूसरा ये है कि जो सबसे अच्छा मॉडल था, जैसे कृष्णवीर जी ने भी कहा, जो डॉक्टर कुरियन ने एक उनके दिमाग की उपज थी उस वक्त, अभी तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स घूम रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने दूध में किया था, और सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके पहले भी जो लोग वहां पर काम कर रहे थे गुजरात में, कि मार्केट और प्रोड्यूसर दोनों को लिंक किया। एनडीडीबी बाद में बना, पहले जीसीएमएफ बना, और एनडीडीबी ने बाद में कंपनियां बनाई जिसमें मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल आया। तो उसका असली मकसद तो था कि आप जाएं, फार्मर्स के ग्रुप से आप नेगोशिएट करें, वहां खरीदें और यहाँ पे कंज्यूमर को साफ सुथरा जो भी उत्पाद है उनको उपलब्ध कराएं। लेकिन आज क्या हो रहा है, अब वो मदर डेयरी हो या दूसरे कॉर्पोरेट जितने रिटेल में आए हैं, वो सब लोग आजादपुर मंडी में जाके खरीदते हैं। फिर सिर्फ एक आजादपुर मंडी क्यों, देश भर की ज्यादातर मंडियों में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस देती है आड़तियों को, वो लाइसेंस ओपन तो है नहीं, बहुत सारी जगह वो लाइसेंस बंद हो गए हैं। तो जो पहले से लोग बैठे हैं वो अपना कार्टेल करते हैं कहीं। अगर एमएसपी से रिलेटेड चीजों को आप छोड़ दें, धान जो सीरियल्स की जो खरीद होती है धान और गेहूं की, उसमें भी नहीं मिलता बहुत ज्यादा जगहों पर एमएसपी। कहीं ओपन ऑक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग की बात की, टर्मिनल मार्केट बनाने की बात हुई, यानी कि एक मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। और ये है कि और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं हरबीर जी, वो ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है, वो सिस्टम खराब हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम में सुधार की जरूरत है, ना कि पूरे सिस्टम को तोड़ देने की, क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम जरूर फिर भी हमें चाहिए होगा। ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है जिसके तहत जो किसान है वो अपना सामान अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सके और आम आदमी, गरीब आदमी जो है अपने हिसाब से खरीद सके। ब्रेक के बाद जी, और कई बार ये दलील दी जाती है, खासकर अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो काफी हद तक उसकी जो कामयाबी है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि जो आर्थिक लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है और कितनी जो है सरकार के अंदर वो इच्छा शक्ति है कि जो हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अलावा, उसमें समय समय पर बदलाव, जिसका जिक्र विकास सिंह कर रहे थे, वो हम कर सकें। क्या ये वो वक्त आ गया है जब हमें अपने जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं उनमें बदलाव की जरूरत है? विकास सिंह जी, ये बताइए कि हरवीर जी बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम में खराबी है, चाहे वो 1960 के दशक का ही सही, लेकिन कोई वजह थी कि एक सिस्टम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा उखाड़ फेंकें। खासकर एक जिस तरह की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारे सामने आ रही है कि सब कुछ खत्म करिए पुराना और सब नए सिरे से नया बनाइए। आपको लगता है वाकई कि एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है या उसी सिस्टम में बदलाव की जरूरत है जो हमारे पास मौजूद है? मेरे ख्याल से नहीं, सिस्टम बदलाव की जरूरत है। सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सिस्टम बहुत सही मतलब से लाया गया था, और मैंने आपको बताया कि उस समय मनी लेंडर्स को बेसिकली कर्व करने के लिए लाया गया था। लेकिन आज के दिन में जब आप देख रहे हैं कि पेरिशेबल कमोडिटीज को, एग्रीकल्चरिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, तो पेरिशेबल कमोडिटीज को तो कम से कम हटा दीजिए, सीरियल्स को रखिए, सीरियल को वहां लाइए, वीट और ये सब जितने भी हैं, राइस वगैरह जितने भी सीरियल्स हैं, सबको लाइए इसके अंदर, उसको जो एक्ट है उसको उसमें चलाइए। ये जो बात कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो बिल्कुल सही, आपको मैं बताऊं, एक सबसे अच्छा सिस्टम ये हो सकता है कि जब एग्रीकल्चरिस्ट जाए इस मंडी में या कोई मार्केट में, तो उसको साथ साथ जो रिटेल प्राइस है उसका भी तो कंपैरिजन साथ साथ होते रहना चाहिए। अब आपसे ले रहे हैं वो 40 रुपए पे और वहां रिटेल में बिक रहा है 100 रुपए पे, तो कहां जस्टिफिकेशन है बताइए? ऐसी मंडी का क्या फायदा जहां पर कि उसको 40% ही सिर्फ मिल रहा है एज कंपेयर टू द करंट रिटेल प्राइस। जो कम से कम जो आप दूसरा चीज है, जैसे मान लीजिए सीरियल्स है, तो उसपे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि अगर आप मंडी में अगर आपको प्राइस सही नहीं मिल रहा है तो आप फर्टिलाइजर एफसीआई के पास जाइए, एफसीआई को आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप सारा आपका सामान ले लेगा। तो एक गारंटी आप कर सकते हैं एक एग्रीकल्चरिस्ट को कि इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर आप कुछ गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने के स्थिति में नहीं है, तो इसको तो मार्केट तो ओपन करना चाहिए ना। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। आपने देखा है कि सरकारें गिरी हैं प्याज पर, और उसके बाद भी आप प्याज को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं।
देखिए, सरकार काम नहीं कर रही है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। देयर इज ए मार्केट इंटरवेंशन मैकेनिज्म है, मैं यही बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर जो आज मिनिस्ट्री के के अंडर विधायक नहीं, हैं, ऑलरेडी उनको- एक उनको मैकेनिज्म इस तरह- है, वो उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और वो तभी उपयोग होगा जब किसानों का दबाव बनेगा। लेकिन उसको बार बार उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको, जैसे सभी लोग यही मानते हैं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। जो नॉन एमएसपी कमोडिटीज हैं, जो नॉन एमएसपी प्रोड्यूस है, खासतौर से जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, उसके लिए एमआईएम है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता। ये बात बिल्कुल सही है कि उसी का जब समय रहता है, आज आप देखें लासल गांव में क्या हो रहा है, उससे फार्मर को क्या दाम मिल रहा है, या जो आलू उत्पादक किसान है उनको क्या दाम मिल रहा है, क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और फार्मर का सीधा डायरेक्ट मार्केट के साथ वो लिंकेज जो होने की लिंक जरूरत जो है, आपके तब्दीली जरूरत लाने है। की जरूरत कश्मीर जी है भी ना कुछ इसलिए। कहना चाहते हैं, आप वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है, जो अभी हमारे साथी कह रहे हैं हरबीर जी, वो सही कह रहे हैं कि हमने प्याज को मार्केट से बाहर लाके कुछ बड़े कारपोरेट के हवाले किया। हमने मध्य प्रदेश में दूसरा मॉडल भी देख लिया, जो कारपोरेट की परचेजिंग प्रोक्योरमेंट का। हमने इंटरनेशनल स्टडीज भी देख ली हैं कि किस तरीके से कारपोरेट, वहां भी 33 से 34 सेंट यूएस में वॉलमार्ट पे कर रहा है सब्जी और फलों का, और इस बार कैलिफोर्निया के एप्पल ग्रोवर्स को 18 सेंट पे किया उन्होंने। इस बात को हमें समझना होगा। प्याज की जो स्थिति है, हमने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया मंडी का, हमने एक सैंपल मार्केट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग किया, फ्लोरिकल्चर के लिए किया। हमने ऑक्शन का जो सिस्टम होना चाहिए, जो क्लियरिटी होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मंडी में, वो सिस्टम हमको अडॉप्ट करने की जरूरत है। जो ऑक्शन हो रहा है वो फ्लैश होना चाहिए स्क्रीन पर कि क्या प्राइस है, वो हम सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। समय मेरे पास कम है। कपिल वो मिश्रा, सही आप- बात है कि आजादपुर मंडी में बहुत चीटिंग होती है, हर बड़ी मंडी में होती है। जी तो कपिल मिश्रा, लेकिन कारपोरेट भी यही कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपके पास जितना समय मिला है उस हिसाब से इस कार्यक्रम में भी समय कम है, लेकिन जो आपकी सरकार को समय मिला है वो बहुत कम है दरअसल, और वाकई एक्सपेरिमेंट्स का टाइम भी आपको शायद जनता ना दे, और बहुत जल्दी नतीजों की उम्मीद भी कर रही है। पारदर्शिता, जैसा कि कृष्णबीर चौधरी जी ने भी कहा, ट्रांसपेरेंसी इज द की। जब ट्रांसपेरेंट होगा, मंडियों में क्या प्राइस है, रिटेल में क्या प्राइस है, किसान को ये अगर मालूम होता है, और उसके साथ साथ उसके पास स्टोरेज के लिए अगर कैपेसिटी है, वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी है, और मैनेजमेंट के अंदर कहीं पर भी वो जो नेक्सस है वो अगर हम तोड़ पाते हैं, जो कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है उसको एक्सपोज करना, तो मेरे को लगता है कम समय में ही दिल्ली के अंदर तो रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, और उसी को शायद एक रोल मॉडल बना के बाकी जगहों पर भी फिर बाद में अप्लाई किया जा सकता है। चलिए, बहुत तो आशावादी हैं। तो की है इस पूरी व्यवस्था की। बिल्कुल। कपिल मिश्रा अपने तमाम दूसरे पार्टी के नेताओं की तरह बहुत आशावादी हैं, और ये आशा की जो एक तरह से चीज है वो हम उनसे लेते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि तमाम जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उस तक सबसे बड़ी जो उसकी परेशानी है, महंगाई जिसने उसकी कमर तोड़ रखी है, जीना दूभर कर रखा है, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ही सही, तमाम पार्टियां जो है चाहे एक ही तरफ झुक जाएं, और महंगाई कैसे कम की जाए, शायद यही आम आदमी के लिए बेहतर होगा। कपिल मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही विकास सिंह जी, आपका शुक्रिया, कृष्णबीर जी और हरबीर सिंह। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।